नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्यवर्षा मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम निराला की सरोस्मृति ये कविता देखने वाले हैं। इस कविता की व्याख्या, उसका अर्थ और इस कविता के जो निष्कर्ष हैं ये हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए सरोस्मृति ये कविता देखते हैं। सरोस्मृति यह एक शोक गीत और कवि की सबसे लंबी कविताओं में से एक है, जो कवि ने अपनी ही पुत्री पर लिखी है, जिसके 18 वर्ष की मृत्यु के बाद अपना शोक प्रकट करने के लिए उन्होंने ये कविता लिखी और 1935 में इस कविता का या इस रचना का निर्माण उन्होंने किया है। 1935 ये याद रखना है। निराला ने अपने 2 कविता संग्रह में या काव्य संग्रह में इस कविता को संकलित किया है। पहला है गीतिका 1936, जिसमें इस सरोस्मृति कविता का संकलन किया गया। दूसरा अनामिका का जो दूसरा संस्करण निकला, तो उस दूसरे संस्करण में 1938 में इस कविता को स्थान दिया गया। निराला की बेटी का नाम सरोज था। निराला को लेखन, कसरत और मेहनत की तरह ही उनकी बेटी बहुत प्यारी थी और उन्होंने अपने जीवन में बहुत सी मुसीबतों का सामना भी किया है। इस कविता में निराला ने अपने बेटी के जन्म, उसका विवाह, सरोज की मृत्यु और अंत संस्कार, इन चारों घटनाओं का वर्णन भी किया है। अब हम इस कविता की जो व्याख्या है वो देखेंगे। पहली पंक्ति 19 पर जो प्रथम चरण से लेकर सरोज का ज्योति शरण तरन, इस पंक्ति तक की व्याख्या इस तरह है। कवि ने अपनी बेटी की याद में यह कविता लिखी है। उनकी बेटी सरोज की उम्र 19वां साल लग गया है। वे अपनी बेटी को कहते हैं, तुम अपनी उम्र के 18 साल पार करते ही जीवन सागर को पार कर गई हो, अर्थात तुमने मृत्यु को गले लगा लिया। अपने भरे पूरे यौवन काल में ही अपने पिता को हमेशा के लिए अकेला छोड़कर चली गई हो। संपूर्ण भौतिक नाम और रूपों का त्याग करके, सभी बंधनों को तोड़कर तुमने मृत्यु का वरण कर लिया है। तुमने अपने जीवन के 18 साल सफलताओं के साथ पूरे किए हैं और अपने पिता को तुम कहते हुए मैं आज पूर्ण आलोक का वर्ण कर रही हूँ, अर्थात सरोज कहना चाहती है कविता के माध्यम से उसकी प्राण ज्योति यानी महाज्योति में सम्मिलित हो रही है। वह अपने पिता को कहती है कि आप अपनी सरोज की मृत्यु हुई ये समझना नहीं है, बल्कि मुक्ति के लिए उसने एक महान अमर ज्योति का वर्ण किया है, ऐसा समझे। दूसरी पंक्ति है अशब्द अधरों का सुना भाष, यहाँ से लेकर शुक्ला प्रथमा कर गई पार, इस पंक्ति तक की व्याख्या इस तरह है। कवि यहाँ पर अपनी पुत्री के होठों का अशब्द भाष्य कह रहे हैं। वे कहते हैं कि मैं कवि हूँ, मैंने कुछ प्रकाश भी पाया है, जो तुम्हारी जैसे पुत्री का मैं तो पिता बन चुका हूँ। ज्योतिष तरना के चरणों पर निर्भर रहा हो। अपने पुत्री को कवि जीवित कविते कहते हैं। अपने पुत्री को वो क्या कहते हैं? जीवित कविते कहते हैं। कवि के सिर्फ कविता में वह जीवित रही है। कवि अपनी पुत्री को पूछते हैं कि असंख्य अभावों के सैकड़ों जर्जर तारों के बीच अपने पिता को छोड़कर तुम स्वर्ग चली गई हो। क्या यह विचार से अपने पिता से पहले तुम चली गई हो? अब तुम्हारे पिता स्वर्ग का रास्ता पार नहीं कर सकेंगे और तुम समर्थ बनकर अपने पिता का हाथ थामकर उस नश्वर संसार को पार करने के लिए उनकी मदद करोगी। यह विचार तुम्हारे मन में था क्या? तेरा यह नम्रता पूर्वक प्रस्ताव यही सिद्ध करता है कि अन्य कोई भाव दिखाई नहीं देता, ऐसा कवि अपने बेटी को उद्देशित करते हुए कह रहे हैं। इस विचार भाव से ही तू श्रावण शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि को संसार रूपी नाव को पार करते हुए स्वर्ग चली गई है। अब यहाँ पर कवि ने अपनी बेटी को जीवित कविते कहा है, ये याद रखना है। और किस पक्ष को, यानी श्रावण शुक्ल पक्ष को, यानी उसकी प्रथम तिथि को वह संसार से चली गई, यानी उसकी मृत्यु हो गई, ये भी याद रखना है। ठीक है। अगली पंक्ति धन्य मैं पिता निरर्थक था, यहाँ से लेकर देखे है अपने ही मुख चित, यहाँ तक अपनी ही पुत्री के लिए उन्होंने धन्य ये शब्द प्रयोग किया है। कवि स्वयं को एक निरर्थक पिता कहते हैं और मैं एक निरर्थक पिता था, तुम्हारे हित का कुछ भी न कर सका।
धन कमाने के कई रास्ते थे, किंतु उन रास्तों पर स्वयं को चला न सका, क्योंकि धन कमाने के जो रास्ते थे उन रास्तों पर चलने पर मैं हमेशा संकोच करता रहा। धन कमाने के लिए कितने ही अनर्थ और अत्याचार होते हैं, यह सोचकर मैं अपने स्वार्थ के लिए आर्थिक स्थितियों से हमेशा संघर्ष करता रहता हूँ, और आर्थिक स्थितियों का संघर्ष में हमेशा मैं हारता रहा हूँ। इस कारण तो मैं तुम्हें कभी रेशमी वस्त्र पहनने के लिए लाकर नहीं दे सका, और ना ही दूध दही खिलाकर प्रसन्न मुख से रख सका। कवि अत्यंत नम्रता के साथ कहते हैं कि अपने जीवन में मैंने कभी भी किसी गरीब के हाथों की रोटी छीनने की कोशिश नहीं की, किसी भी गरीब को दुख एवं विपन्नता में देख नहीं सका। अपने जीवन के दर्पण में मैंने हमेशा मेरा चेहरा आंसुओं से भरा हुआ देखा है, अर्थात कवि स्वयं अभाव में जिए हैं, किंतु कभी किसी गरीब से उनका अधिकार या कुछ भी उन्होंने छीना नहीं है। अपने स्वार्थ के लिए कभी दूसरों को दुख नहीं दिया है। यही उनकी समस्त जीवन में दुर्बलता रही है, ऐसा वे अपनी कविता में कहते हैं। आगे की पंक्ति है, सोचा है न तो हो बार बार, यहाँ से लेकर गद्य में पद्य में सभाभ्यस्त, यहाँ तक। इस पंक्ति की व्याख्या इस तरह है, कवि निराला जी ने आजीवन साहित्य की सेवा की है, किंतु उन्हें जीते जी हमेशा अनादर ही मिला है। उस अनादर का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि मैंने हमेशा झुककर नम्रतापूर्वक ही सोचने का प्रयत्न किया है कि हिंदी साहित्य सृजन के लिए हमेशा मुझे अनादर, उपेक्षा, आर्थिक विषमता, अपमान आदि ही स्नेह भेंट स्वरूप मिला है। यह सब मेरे हार के परिचायक नहीं है, बल्कि मेरे लिए एक उज्जवल मौलिक रत्नजड़ित हार के समान है, जिन्हें मैं पाकर मैं इस विषमता भरे वातावरण में भी प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ, जहाँ साहित्य कला के शुद्ध और अलौकिक जागरूक भाव विद्यमान है, वहाँ मेरा भी कुछ योगदान है। गद्य और पद्य दोनों में भी मेरी लेखनी साहित्य कला जीवन यानी धन प्राप्त कर दीनता का अनुभव कर सकती है, पर कवि कहते हैं कि उन्होंने साहित्य या उनकी लेखनी को उनके पेट पालने का साधन नहीं बनाया या बनाना नहीं चाहते थे। यही उनकी विवशता है, अन्य कुछ भी नहीं। आगे की पंक्ति है, देखे वे हंसते हुए प्रवर, यहाँ से लेकर फेरती स्नेह की कुची भर, यहाँ तक की व्याख्या इस तरह है। कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि जो हमारे पूर्वज, वंशज या विशिष्ट जो वीर हैं, जो मेरे जीवन संघर्ष पर हमेशा हंसते हुए दिखते हैं, एक साथ मुझ पर सैकड़ों विपत्तियां, समस्याएं आ जाती है तो मैं तेज समान एकटक दिखता रहता हूँ। वे इस तरह बाणों की वर्षा करते रहते हैं जैसे रण कौशल्य हो उनके पास। क्रोधित और भरे हुए कंठ का यह फल था, और भी यह फलित होने वाला है। नवस्फूर्ति और प्रेरणादायक का सूर्योदय होगा। वे लोग देखेंगे कि इन दुखित भागों में भी मेरे जीवन की तुलिका का में एक नया रंग कौन सा होगा। आर्थिक विषमता, वैषम्य के चलते मेरे जीवन में सफलता असफलता का रंग क्या रंग लाती है, यह देखना है, ऐसा कवि कहते हैं। आगे की पंक्ति है, अस्तु मैं उपार्जन को अक्षम, यहाँ से लेकर हटती भी पथ पर दृष्टि टेक, यहाँ तक। कवि इसमें अपने उपार्जन हेतु धन कमाने की असमर्थता को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मैं यह मानता हूँ कि धन कमाने में मैं यानी कवि हमेशा असमर्थ रहा हूँ। यही कारण रहा है कि मैं तुम्हारा यानी सरोज का ठीक प्रकार से पालन पोषण नहीं कर सका। जब तुम मेरे साथ रही यानी सरोज, मेरा माथा हमेशा गौरव से झुकता रहा। मैं यह सोचकर हमेशा स्वयं को गौरवहीन महसूस करता रहा कि तुम भी सरोज या बेटी भी अपने पिता के घर में स्थिर होकर रहेगी। तुम मेरा घर छोड़ने से पहले या ससुराल जाने से पहले मेरे घर टूटे फूटे आंगन में किसी भी प्रकार का सुख प्रदान नहीं कर सकी, क्योंकि तुम्हारे जो यौवन काल की कोई भी उमंग मैं पूरी नहीं कर सका या पूरी नहीं हो सकी। इस कारण तुम्हारी आंखें हमेशा दुख या आंसुओं से भरी
रही। तुमने कभी भी अपने मन की व्यथा को प्रकट नहीं किया, वे हमेशा तुम्हारी हंसी में दब कर रह गई। मैं सब समझकर जानकर भी कुछ भी नहीं कर सका। धन मिलेगा यह आशा रखता था और न मिलने पर फिर निराश मायूस हो जाता था। अर्थात धन अभाव के कारण तुम्हारी यानी सरोज की कोई भी इच्छा कभी पूरी नहीं कर सके, इस बात का उन्हें दुख है। आगे की पंक्ति है, तू 1.25 साल की जब कोमल, यहाँ से लेकर लगती प्रसार वह उर्मी धवल, यहाँ तक की व्याख्या इस तरह है। कवि अपने बेटी को उद्देशित करते हुए कह रहे हैं कि हे बेटी, तुम जब 1.25 साल की सुकुमार कोमल नन्ही मुन्नी बालिका थी, तभी तुम्हारे ये लक्षण दिखाई दे रहे थे कि तुम ज्ञान में विलक्षण चंचलता लिए हुए हैं। अपनी माँ के प्यार भरे चुंबनों को या चुंबनों की लाडली छाया में तुम पल रही थी। इस कारण उसके जीवन में एक नई प्रसन्नता का प्रकाश बिखेर रहा था। उसके जीवन में एक रस भर दिया था, किंतु तेरी माँ अपने जीवन के सभी जीवन लीला को पूरा कर तुझे इसी संसार में छोड़कर चली गई। तब माँ के अभाव में तुम अपनी नानी माँ के गोद में जाकर पली और बड़ी। अपने बाल लीला खेलों से हमेशा तुमने उस घर में आनंद लुटाया है। जब तुम अपने भाई का मार खाकर व्याकुल हो जाती थी, तेरे कमल नयनों में आंसू आ जाते थे। तू रोते हुए मुंह झाँप लेती, तब तुम्हारा भाई तुम्हें मनाने और प्यार से पुकारने लगता था। तुझे गंगा तट के किनारे पर घुमाने भी ले जाता था। तुम भी उसके साथ उसका हाथ पकड़कर बिजली की जैसी चलती हुई जाती थी। कवि कहते हैं कि तुम्हारे आंसुओं से भरे हुए चेहरे को देखकर मानो गंगा भी अपने उज्जवल लहरों का प्रसार तुझ में देखने लगती हो, ऐसा आभास होने लगता था कवि को। आगे की पंक्तियां हैं, तब भी मैं इसी तरह समस्त, यहाँ से लेकर देखा भविष्य में प्रति असंख्य, यहाँ तक की व्याख्या इस तरह है। इन पंक्तियों में कवि ने अपने और सरोज के बीते हुए जीवन को याद करते हुए वे कहते हैं कि उस समय भी मैं इसी प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहा था। कवि अपने लेखन में या जो छंद तुक रहित मुक्त छंदों में काव्य रचना कर रहे थे और अपनी लिखी रचनाओं को वे संपादकों के पास छपवाने के लिए या प्रकाशित करने के लिए भेजते थे, पर संपादक गण कवि की रचनाओं को पसंद नहीं करते थे और उत्तर में 1-2 पंक्तियों में छपाने की असमर्थता व्यक्त करते हुए वापस लौटा देते थे। तब कवि अपनी लौटी हुई रचनाओं को हाथ में लेकर निराश होकर आकाश और दिशाओं की ओर ताकते और गुनगुनाते हुए अपना काफी समय बिताते थे। उसमें वो कहते हैं कि कवि उस संपादकों के गुण गाते रहते थे। अभ्यास के कारण उस समय वे अपने इधर उधर की घास नोच नोच कर फेंक देते थे। इस प्रकार अपने भाव को उस तिनकों के माध्यम से उजागर वे करते थे, ऐसा कवि को लगता है। और कवि आगे ये भी कहते कि हे बेटी, तुझे याद होगा कि उस दिन सुबह की पहली किरणें तुम्हारे शरीर पर पड़ रही थी। अपने खेतों में निरंतर चंचल परी के समान तुम अपने सौंदर्य स्वरूप को प्राप्त कर रही थी। तब मैं करीब 2 वर्ष बाद तुमसे मिलने तेरे नानी के घर पैदल चलकर आया हुआ था। घर के आंगन के फाटक के बाहर मैं अपनी जीवन कुंडली को लेकर बैठा हुआ था। कुंडली में मेरे 2 विवाह होने की बात लिखी थी, जिसे पढ़कर मैं हंस रहा था। तब मेरे मन में मेरे भाग्य लेखा को खंडित कर देने की इच्छा जागृत हो रही थी। मैंने उस समय आशंका से आत्मविश्वास से भरे हुए अपने भविष्य की ओर जो देख रहा था। आगे की पंक्तियां इस तरह है, इससे पहले आत्मीय स्वजन, यहाँ से लेकर सोचता हुआ विवाह बंधन, यहाँ तक की व्याख्या इस तरह है। कवि ने आगे अपने एक विगत जीवन और विवाह का वर्णन किया है। इसमें पहले कवि अपने रिश्ते नाते के लोगों ने स्नेहपूर्वक कहा था कि दूसरा विवाह कर लो, जिससे जीवन सुखमय हो जाएगा। किसी पढ़ी लिखी लड़की से विवाह करने से जीवन सच में सुखमय हो जाता है। कवि कहते हैं कि इस प्रकार के अनेकों रिश्ते आए, लेकिन उन्हें नम्रपूर्वक मैंने विदा किया था। उनमें कुछ लोग अपने आंखों में प्रार्थना का भाव लेकर अपनी बात पर अड़ जाते थे और मेरे मुख पर अपनी इच्छा के अनुसार उत्तर पाकर ही लौटना चाहते थे। मैंने यानी कवि ने उन्हें कहा, मैं तो मंगली यानी इस अड़कला को ज्योतिष के अनुसार अशुभ माना जाता है, मंगली हूँ। ये सुनकर वे लोग चुपचाप सुनकर
लौट जाते थे। इसके बाद कवि के लिए और एक रिश्ता आ जाता है। कन्या के अभिभावक किसी भी तरह से वापस लौटना नहीं चाहते थे। अंततः मेरे यानी कवि के सामने भी एक समस्या खड़ी हो गई थी और कवि के आंखों में भी जो वधू यानी कन्या के प्रति आकर्षण भर आने लगा था। तब सास ने यानी कवि के सास ने उसका समर्थन करते हुए कहा कि भैया ये लोग बड़े अच्छे हैं, लड़की भी एंट्रेंस पास है अर्थात सुंदर और सुशिक्षित है। वे लोग कवि के सास के माध्यम से उन्हें कह रहे थे कि वर की आयु इस समय 26 है, फिर लड़की की उम्र इस वक्त 18 वर्ष हो चुकी है, अंततः जोड़ी अच्छी रहेगी। इसके बाद कवि कहते हैं कि पुत्री, मेरी इस प्रकार की बात सुनकर मेरी दृष्टि शिथिल होकर झुक गई थी। तभी मुझे तुम हंसती खेलती दिखाई दे गई। तुम्हें देखकर मैं फिर सावधान हो गया और विवाह एक बंधन है और इस विवाह बंधन में दोबारा पड़ना नहीं चाहता था। आगे की पंक्तियां इस तरह है। कुंडली दिखा बोला ये लो, यहाँ से लेकर तू बैठी सचित्र टुकड़ों पर। इन पंक्तियों की व्याख्या इस तरह है। कवि अपनी पुत्री को कहते हैं, हे बेटी, तुझे कुंडली दिखाते हुए तब मैंने कहा था कि ये लो कुंडली, जब तुम यहाँ आ ही गई हो तो खेलो इससे। उसी समय मेरी सासू माँ स्नान करके खुले केस छोड़कर मुझसे विवाह पर बातचीत करने के लिए रहस्यमयी अर्थात गंभीर भाव से मुस्कुराती हुई आ जाती है। उनके आते ही मैंने कवि ने प्रसन्नता पूर्वक तुम्हारी यानी सरोज की ओर संकेत करते हुए कहा, जहाँ कवि की जन्म कुंडली फटी पड़ी थी और सरोज उन टुकड़ों पर बैठी हुई खेल रही थी। मेरी सासू माँ यानी जो कवि की सासू माँ है आश्चर्यचकित होकर सरोज को देख रही थी। आगे की पंक्तियां इस तरह है। धीरे धीरे फिर बड़ा चरण, यहाँ से लेकर छलकता ध्रुवों से साध साध, यहाँ तक की व्याख्या इस तरह है। कवि कहते हैं कि हे पुत्री, इसके बाद तुम अपने शैशव से निकलकर जवानी की ओर बढ़ती गई, बचपन के खेले हुए आंगन को पार कर गई, यौवन के सुधड़ सुंदर कुंजों में विचरण करने लगी। सौंदर्य का निखार जैसे तेरे शरीर पर थर थर कांपने या सिहरने लगा। ऐसे लगा कि जैसे वीणा के झंकृत स्वरों में राग गुंजित हो उठा हो। जिस प्रकार रात के सपने धीरे धीरे समाप्त होकर जागृत होकर रागों में गुंजित हो उठते हैं, उसी प्रकार यौवन का संभार से भरकर तेरे कोमल कोमल पैर भी थिरकने लगते हैं। कवि अपनी पुत्री के सौंदर्य का वर्णन करते हैं, जैसे वन प्रांत और दिशाएं भी तेरे अद्भुत सौंदर्य का स्पर्श पाकर कंपित हो उठा हो। जैसे तुम्हारा परिचय आकाश, पृथ्वी, पौधों, कलियों पर, कोमल पंखुड़ियों पर भी विकीर्ण होने लगा हो। तेरी दृष्टि का देखकर प्रतीत होने लगता था कि जैसे धरती के अंतराल को चीरकर स्नेह की अनवरत धारा बह रही है। जैसे खेल खेल में पानी नील आकाश की तरफ ऊपर की ओर उमड़ रहा हो, वह ऊपर न जाकर वह नीला पानी तेरे शरीर के बांध से होकर आंखों से छलक उठ रहा हो। यहाँ हम रुक जाते हैं। इसके बाद के जो कविता की व्याख्या हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।